स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आदि कर्मयोगी अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. क्षमता निर्माण के माध्यम से एक कैडर आधारित जनजातीय शासन संरचना विकसित करना। बी. जनजातीय छात्रों को विदेशी शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना। सी. वन अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए जनजातीय बस्तियों का डिजिटल मानचित्रण करना। डी. स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी एक उत्तरदायी शासन के लिए राष्ट्रीय मिशन है जिसे 20 लाख जनजातीय स्तर के कार्यकर्ताओं और ग्राम स्तरीय परिवर्तन अभिकर्ताओं का एक कुशल समूह तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिशन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के साथ समन्वय में कार्य करता है, जिसमें अभिसरण, समुदाय की भागीदारी और क्षमता वृद्धि पर बल दिया गया है। बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला में राज्य मास्टर प्रशिक्षकों के साथ शुरू होने वाले एक व्यापक प्रशिक्षण मॉडल के माध्यम से मिशन स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करता है तथा एकीकृत सेवा वितरण के लिए नागरिक समाज व कई मंत्रालयों को शामिल करके समुदाय केंद्रित शासन को बढ़ावा देता है। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है, जिसमें आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता के मामलों में विशेष रूप से कम स्कोर है। 2. यह रिपोर्ट 2006 से प्रतिवर्ष जेंडर इक्वालिटी रिसोर्स सेंटर द्वारा प्रकाशित की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत को अब भी आर्थिक भागीदारी और अवसरों के साथ साथ स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता के क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां लैंगिक अंतराल बहुत अधिक है। अतः कथन एक सही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, न कि GERC द्वारा। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह रिपोर्ट आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता को मापने वाला सबसे पुराना सूचकांक है। अगला प्रश्न है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह शिक्षा के सभी स्तरों पर क्रेडिट संचय और स्थानांतरण के लिए एक फ्रेमवर्क है। 2. इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षणिक समतुल्यता स्थापित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क या एनसीआरएफ को एक समग्र क्रेडिट संचय और स्थानांतरण ढांचे के रूप में विकसित किया गया है, जो प्राथमिक विद्यालय, उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को सम्मिलित करता है। अतः कथन एक सही है। यह सभी प्रकार के शिक्षण को क्रेडिट में बदलने, उसका मूल्यांकन, संचय, संग्रहण, स्थानांतरण और उपयोग की व्यवस्था करता है। यह व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा के बीच भेद को समाप्त करता है तथा उनके बीच शैक्षणिक समतुल्यता स्थापित करता है, जिससे दोनों के बीच गतिशीलता संभव हो पाती है। अतः कथन 2 सही है। एनसीआरएफ एक मेटा फ्रेमवर्क है जिसमें 3 वर्टिकल शामिल हैं: राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आधार अधिनियम 2016 के अनुसार आधार नागरिकता, जन्मतिथि और निवास का प्रमाण है। 2. एक बार जारी हो जाने के बाद आधार संख्या को किसी भी परिस्थिति में निष्क्रिय या हटाया नहीं जा सकता। 3. UIDAI आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आधार अधिनियम 2016 के तहत आधार नागरिकता, जन्मतिथि या निवास का प्रमाण नहीं है। अतः कथन एक सही नहीं है। आधार संख्याएं दीर्घकालिक उपयोग के लिए है और इन्हें आसानी से निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा कुछ परिस्थितियों में इन्हें निष्क्रिय या हटाया जा सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। UIDAI या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत की गई थी। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है,
सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसके पास अर्धविधायी, अर्धन्यायिक और अर्ध कार्यकारी शक्तियां हैं। 2. सेबी के निर्णयों को प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या सेबी। सेबी एक ऐसा निकाय है जिसके पास अर्धविधायी, अर्धन्यायिक और अर्ध कार्यकारी शक्तियां अतः कथन 1 सही है। ये शक्तियां उसे भारतीय प्रतिभूति बाजार को प्रभावी ढंग से विनियमित करने और उसकी देखरेख करने में सक्षम बनाती हैं। सेबी के निर्णयों को प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, जो सेबी अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, अतः कथन 2 सही नहीं है। एसएटी सेबी और अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। अगला प्रश्न है, व्यापार सक्षमता और विपणन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे एमएसएमई उत्पादकता में वृद्धि और तीव्रता कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया है। 2. टीईएम पहल का कार्यान्वयन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किया जा रहा है। 3. यह पहल डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क का उपयोग करके एमएसएमई के बीच ई कॉमर्स को बढ़ावा देती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टीईएम पहल को 27 जून 2024 को विश्व बैंक समर्थित आरएएमपी कार्यक्रम एमएसएमई उत्पादकता में वृद्धि और तीव्रता के तहत एक उपयोजना के रूप में शुरू किया गया, अतः कथन 1 सही है। टीईएम पहल की कार्यान्वयन एजेंसी सिडबी नहीं है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, अतः कथन 2 सही नहीं है। टीईएम पहल डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क का उपयोग करके एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने और अपने बाजार विस्तार में सहायता प्रदान करती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अंतर्राज्यीय परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। 2. अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशें संघ तथा राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होती हैं। 3. इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों तथा विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई है, अतः कथन 1 सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होती, वे केवल परामर्शात्मक प्रकृति की होती हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें सभी राज्यों और उन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं जिनके पास विधानमंडल होता है। इसके अतिरिक्त जिन केंद्र शासित प्रदेशों के पास विधानमंडल नहीं है, उनके प्रशासक तथा केंद्र सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जनसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने हेतु स्थापित पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। 2. आईसीसी की स्थापना रोम संविधि के माध्यम से हुई थी और इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। 3. भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे अनुमोदित भी किया है, जिससे वह आईसीसी का सदस्य बन गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या आईसीसी। आईसीसी पहला स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसकी स्थापना नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने हेतु की गई थी, अतः कथन 1 सही है। आईसीसी की स्थापना रोम संविधि के माध्यम से की गई थी और इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है, अतः कथन 2 सही है। भारत ने न तो रोम संविधि पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसकी पुष्टि की है। इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। हालांकि भारत ने इस संविधि के लिए हुई वार्ताओं में भाग लिया था, लेकिन अंततः इसके अंगीकरण के समय भारत ने मतदान से अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह स्वशासन के लिए संवैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने का पहला भारतीय प्रयास था। 2. इसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और एस सत्यमूर्ति जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया।
3. इसने किसी भी समुदाय के लिए पृथक निर्वाचिका के विचार का विरोध किया और इसके स्थान पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचिका का सुझाव दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेहरू रिपोर्ट 1928 स्वशासन के लिए एक संवैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने का पहला भारतीय प्रयास था। कथन 1 सही है। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स औपनिवेशिक स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन दिसंबर 1928 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस और सत्यमूर्ति जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया तथा पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया। अतः कथन 2 सही है। इस रिपोर्ट ने किसी भी समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया और इसके बजाय धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों सहित संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का समर्थन किया, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां भी अल्पसंख्यक थे, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस और बॉम्बे। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सिंधु नदी प्रणाली को विभाजित करती है, जिसमें पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब और भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलज का नियंत्रण प्राप्त है। 2. यह भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन से उत्पन्न जल विवादों को सुलझाने के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न हुई थी। 3. इसमें 5 स्तरीय विवाद समाधान तंत्र शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिंधु जल संधि सिंधु नदी प्रणाली को विभाजित करती है, जिसमें पाकिस्तान पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब को नियंत्रित करता है और भारत पूर्वी नदियों रावी, व्यास, सतलज को नियंत्रित करता है। अतः कथन 1 सही है। वर्ष 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी, जो भारत के विभाजन के बाद उत्पन्न हुए थे। अतः कथन 2 सही है। यह संधि एक त्रिस्तरीय विवाद समाधान तंत्र प्रदान करती है। स्थायी सिंधु आयोग नियमित संवाद व मामूली विवादों के लिए, न्यायिक विशेषज्ञ तकनीकी विवादों के लिए और मध्यस्थता न्यायालय कानूनी एवं व्याख्यात्मक विवादों के लिए। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसने अर्धबौनी गेहूं की किस्में विकसित की, जिन्हें बाद में भारतीय कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया। 2. CIMMYT से जुड़े नॉर्मन बोरलॉग को मक्का सुधार में उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 3. भारत में CIMMYT द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक गेहूं की किस्मों को रासायनिक खाद्यान्नों और सिंचाई के प्रति उच्च प्रतिक्रियाशीलता के लिए विकसित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र या CIMMYT ने अर्धबौनी गेहूं की किस्में विकसित की, जिन्हें बाद में भारतीय कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया। अतः कथन 1 सही है। CIMMYT के एक प्रमुख व्यक्ति नॉर्मन बोरलॉग को खाद्य उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं उत्पादन में प्रगति के माध्यम से विश्व शांति में उनके योगदान के लिए 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। CIMMYT द्वारा भारत में लाई गई प्रारंभिक उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को विशेष रूप से रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई तथा अन्य आदानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाने के लिए विकसित किया गया था। अतः कथन 3 सही है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में स्माइल बी उपयोजना और राष्ट्रीय कार्यशाला और अभिविन्यास कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? ए इंदौर, बी भोपाल, सी नागपुर, डी रायपुर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।